मेरा नाम मीरा है। आज मैं 29 साल की हूँ और एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रही हूँ। या कम से कम मैं दुनिया को यही दिखाना चाहती थी। मेरा एक प्यार करने वाला पति है अर्जुन, और हम अपने पहले बच्चे का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आज इस बंद कमरे में मुझे वो अतीत याद आ रहा है जिसे मैंने 7 साल पहले दफनाने की कोशिश की थी। पहला अध्याय, कॉलेज के वो दिन। ये बात तब की है जब मैं 21 साल की थी और अपने होम टाउन से दूर पुणे में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। मैं हमेशा से एक सीधी सादी, पढ़ाई में अव्वल रहने वाली लड़की थी। मेरी जिंदगी में किताबों और असाइनमेंट्स के सिवा कुछ नहीं था। वहीं मेरी मुलाकात रोहन से हुई। रोहन मेरी क्लास का सबसे हैंडसम और मशहूर लड़का था। वो गिटार बजाता था, डिबेट टीम का कैप्टन था और हर लड़की का क्रश था। मुझे आज भी याद है, सेकेंड ईयर के फेस्ट में उसने मुझे देखा और मुस्कुराया था। मेरे लिए, जो हमेशा खुद को किसी का ध्यान खींचने लायक नहीं समझती थी, वो एक सपना सच होने जैसा था। उसने मुझसे दोस्ती की, मेरे नोट्स के बहाने मुझसे बात करना शुरू किया, और कब मैं उसके आकर्षण में बंध गई मुझे पता ही नहीं चला। हमारा रिश्ता शुरू हुआ। वो बहुत रोमांटिक था। वो मेरे लिए गाने लिखता, मुझे बाइक पर घुमाने ले जाता। मैंने पहली बार किसी पर इतना भरोसा किया था। मैं उसके प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने उसके हर झूठ को सच मान लिया। फाइनल ईयर आते आते वो थोड़ा बदलने लगा। वो अक्सर मुझसे पैसे उधार मांगता, कभी फीस के नाम पर, कभी किसी दोस्त की मदद के नाम पर। मैंने अपने घर से मिले खर्च के पैसे उसे देने शुरू कर दिए। इसी बीच वो मुझसे कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियोस मांगने लगा जो बहुत निजी थी। मैं झिझकती थी, लेकिन वो मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करता। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है मीरा? हम शादी करने वाले हैं, हमारे बीच क्या पर्दा? और मैं प्यार में पागल उसकी बातों में आ गई। मुझे लगा ये प्यार जताने का एक तरीका है। एक रात वीडियो कॉल पर उसने मुझे वो सब करने पर मजबूर किया जो मैं नहीं करना चाहती थी। उसने कहा कि वो मुझे मिस कर रहा है और बस मुझे देखना चाहता है। उसने कसम खाई कि ये सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगा। मुझे क्या पता था कि वो स्क्रीन की दूसरी तरफ सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। कॉलेज खत्म होते ही हमें प्लेसमेंट मिल गई। मेरी जॉब बैंगलोर में लगी और उसकी मुंबई में। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उसने मेरे फ़ोन उठाने बंद कर दिए। वो बहाने बनाने लगा। और फिर एक दिन उसने मुझे मैसेज किया, मीरा, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, मुझे भूल जाओ। मैं टूट गई। मैंने उसे फ़ोन किया, रोई, गिड़गिड़ाई। मैंने उन वीडियोस का वास्ता दिया। उसने कहा, कौन सी वीडियोस? मैंने सब डिलीट कर दिया था। तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो, प्लीज़ मुझे फ़ोन मत करना। मैं डिप्रेशन में चली गई। मैंने बैंगलोर में जॉब ज्वाइन की और खुद को काम में डुबो दिया। मुझे उस धोखे से उभरने में 2 साल लग गए। मैंने मान लिया था कि रोहन मेरी ज़िंदगी का एक बुरा सपना था जो खत्म हो चुका है। दूसरा अध्याय, एक नई शुरुआत। 2 साल बाद मेरे माता पिता ने मेरी शादी की बात शुरू की। मैं किसी भी रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उनके दबाव के आगे मुझे झुकना पड़ा। मेरी मुलाकात अर्जुन से हुई। अर्जुन एक आर्किटेक्ट थे, सुलझे हुए, शांत और बहुत समझदार। हमारी अरेंज मैरिज थी। पहली ही मुलाकात में मैंने उन्हें अपने पास्ट के बारे में बताने की कोशिश की। मेरा एक अतीत का, मैंने बस इतना ही कहा। उन्होंने मुझे बीच में ही रोक दिया। किसका नहीं होता मीरा? मेरे लिए जो मायने रखता है वो है हमारा आज और हमारा आने वाला कल। मुझे तुम्हारे अतीत से कोई शिकायत नहीं है, बशर्ते वो हमारे आज पर हावी न हो। उनकी इस बात ने मेरा दिल जीत लिया। हमारी शादी हो गई। अर्जुन जैसा उसने कहा था वैसा ही निकला। वो एक परफेक्ट पति था। उसने मुझे वो सम्मान, वो प्यार दिया जिसकी मैं हकदार थी। उसने कभी मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला, मुझे मेरा स्पेस दिया और मेरे करियर को सपोर्ट किया। शादी के 2 साल बाद हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी आई। मैं प्रेग्नेंट थी। हम दोनों बहुत खुश थे। अर्जुन मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरा वजन बढ़ गया था, वो मुझे देखकर मजाक करते, तुम मेरी गोलू मोलू हो गई हो। हम अपने आने वाले बच्चे के लिए कमरे को सजा रहे थे, नाम सोच रहे थे। मेरी जिंदगी मुकम्मल लग रही थी। मुझे लगा मैंने आखिरकार उस काली छाया से छुटकारा पा लिया। तीसरा अध्याय, अतीत की दस्तक। एक शाम मैं ऑफिस से घर लौट रही थी, तभी मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। कैसी हो मीरा? बहुत बदल गई हो। मैंने सोचा कोई पुराना दोस्त होगा। माफ़ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। इतनी जल्दी भूल गई? मैं रोहन। वो नाम पढ़कर मेरे हाथ कांप गए। मेरे सीने में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने फ़ौरन नंबर ब्लॉक कर दिया। मैं घर आई और अर्जुन को कुछ भी नहीं बताया। मुझे लगा शायद वो बस यूं ही संपर्क करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन वो तो बस शुरुआत थी। अगले दिन मुझे एक नए नंबर से एक तस्वीर मिली। ये मेरी उन निजी तस्वीरों में से एक थी जो मैंने उसे कॉलेज में भेजी थी। मेरा दिल बैठ गया। उसके साथ एक मैसेज था, ब्लॉक करने से सच नहीं बदलेगा मीरा। मैंने कुछ भी डिलीट नहीं किया था। मैं वहीं सोफे पर गिर पड़ी। मेरे पेट में पल रहा बच्चा जैसे सहम गया हो। क्या चाहते हो तुम? मैंने कांपते हाथों से टाइप किया। बात तो करो, उसका जवाब आया। मैंने उसे फ़ोन किया। उसकी वही जानी पहचानी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी।
आवाज़ सुनने के लिए तरस गया था। तुम्हें क्या चाहिए रोहन? मैं शादीशुदा हूँ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। बर्बाद? मैं तो बस अपने पुराने प्यार को याद कर रहा था। वैसे सुना है तुम माँ बनने वाली हो, बधाई हो। क्या सोचा है, अगर तुम्हारे पति और ससुराल वालों को वो वीडियो दिख जाए जो मेरे पास है, कैसा लगेगा? प्लीज़ रोहन, ऐसा मत करो। मैं रो रही थी। मैं कुछ नहीं करूँगा, बस एक छोटी सी मदद चाहिए। मेरी नौकरी चली गई है और मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, बस 5 लाख। तुम्हारे पति तो बड़े आर्किटेक्ट हैं, ये तुम्हारे लिए कोई बड़ी रकम नहीं होगी। 5 लाख? मेरे पास इतने सेविंग्स नहीं थी। मैंने अपने गहने देखे, मेरी शादी के गहने। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैंने कहा, सोच लो मीरा, तुम्हारे पास कल तक का वक्त है, या तो पैसे या फिर तुम्हारी इज्जत का तमाशा। उस रात मैं सो नहीं पाई। मैंने अर्जुन की तरफ देखा, वो कितने सुकून से सो रहे थे। मैं उन्हें ये सब कैसे बताती? क्या वो मुझे माफ़ कर पाते? क्या वो ये मान पाते कि उनकी पत्नी ऐसी थी? अगले दिन मैंने बैंक जाकर अपनी सारी फिक्स्ड डिपॉजिट तोड़वा दी, कुछ गहने बेचे और किसी तरह 5 लाख जमा कर लिए। मैंने वो पैसे उसके बताए अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। पैसे मिल गए, उसका मैसेज आया, अब वो वीडियो डिलीट कर दो प्लीज़। बिल्कुल जान, तुम खुश रहो। मैंने राहत की सांस ली। मुझे लगा बला टल गई। मैंने खुद से वादा किया कि मैं अर्जुन को कभी इस बारे में नहीं बताऊंगी। ये मेरा वो सीक्रेट था जिसे मैं अपनी कब्र तक ले जाती। चौथा अध्याय, बढ़ता लालच। सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया। मैं अपनी प्रेगनेंसी पर ध्यान देने लगी। अर्जुन भी मेरे बदले हुए व्यवहार को भूल गए थे। 6 महीने बीत गए। अब मैं 8वें महीने में थी। हम अपने बच्चे के आने की तैयारी में जुटे थे। एक दिन मैं क्लिनिक से चेकअप कराकर लौट रही थी जब मुझे फिर उसी का मैसेज आया। और पैसे चाहिए मीरा? मेरा सिर चकरा गया। तुमने वादा किया था रोहन। वादे तो टूट जाते हैं मीरा। मुझे पता चला है कि तुम्हारे पति ने हाल ही में एक बड़ा प्रोजेक्ट साइन किया है। मुझे 20 लाख चाहिए, इस बार कैश। मैं कहाँ से लाऊंगी 20 लाख? मेरे पास कुछ नहीं है। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम्हारे पास 3 दिन है। अगर पैसे नहीं मिले तो इस बार मैं वीडियो तुम्हारे पति को पर्सनली डिलीवर करूंगा। सोचो, तुम्हारे बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसका बाप उसे अपनाने से इनकार कर दे। हाँ 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 हाँ। मैं सड़क पर ही रोने लगी। इस बार मेरे पास बेचने के लिए भी कुछ नहीं था। मैं पूरी तरह फंस चुकी थी। मैं घर आई। अर्जुन घर पर ही थे। मुझे इस हालत में देखकर वो घबरा गए। क्या हुआ मीरा? तुम रो क्यों रही हो? क्या डॉक्टर ने कुछ कहा? बच्चा ठीक है? मैं कुछ नहीं बोली, बस अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। अर्जुन मेरे पीछे आए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मीरा प्लीज़ मुझे बताओ, बात क्या है? तुम मुझे डरा रही हो। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने रोते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया। कॉलेज से लेकर उन वीडियोस तक, रोहन की वापसी, 5 लाख और अब ये 20 लाख की डिमांड। मैं बोलती रही और रोती रही। मुझे लगा बस अब सब खत्म हो गया। अर्जुन मुझे अभी इसी वक्त घर से निकाल देंगे। 5वां अध्याय, मेरा सहारा। जब मैंने बोलना बंद किया तो कमरे में एक खामोशी छा गई। मैंने डरते डरते अर्जुन की तरफ देखा। उनका चेहरा सपाट था लेकिन उनकी मुट्ठियां भिजी हुई थीं। वो उठे और कमरे में टहलने लगे। मैं सांस रोक के उनका फैसला सुनने का इंतजार कर रही थी। फिर वो आकर मेरे पास बैठे और उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। तुमने ये सब अकेले क्यों सहा मीरा? उनकी आवाज़ में गुस्सा नहीं, दर्द था। मैं डर गई थी। मुझे लगा आप मुझे छोड़ देंगे। अर्जुन ने मेरी आंखों में देखा। छोड़ दूंगा? तुम्हें सिर्फ इसलिए कि किसी घटिया इंसान ने तुम्हें धोखा दिया? मीरा, जो हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम उस वक्त 21 साल की थी, ना समझ थी। गलती उस रोहन की है जो प्यार के नाम पर ब्लैकमेल कर रहा है। मैं अविश्वास से उन्हें देख रही थी। और तुमने उसे 5 लाख रुपए दे दिए, अपने गहने बेचकर? मैंने हाँ में सर हिलाया। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था मीरा, हम मिलकर इसका सामना करते। अब वो 20 लाख मांग रहा है। वो वीडियो आपको भेजने की धमकी दे रहा है। अर्जुन उठे और अलमारी से अपना लैपटॉप निकाला। वो वीडियो भेज दे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता मीरा। मेरा प्यार किसी वीडियो का मोहताज नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे शरीर से नहीं। तुम्हारे आज से प्यार करता हूँ, तुम्हारे अतीत से नहीं। उन्होंने मेरा फ़ोन लिया। अब तुम वही करोगी जो मैं कहता हूँ। अर्जुन ने रोहन के नंबर पर मुझसे मैसेज करवाया। ठीक है, मैं पैसों का इंतज़ाम कर दूंगी। कल शाम 5 बजे सिटी मॉल की पीछे वाली पार्किंग में मिलो। मैं कैश लेकर आऊंगी। रोहन का तुरंत जवाब आया। अकेले आना, और कोई चालाकी नहीं। अर्जुन, आप क्या करने वाले हैं? मैं घबरा रही थी। तुम घर पर रहोगी और आराम करोगी। तुम्हें और बच्चे को स्ट्रेस लेना अलाउड नहीं है। बाकी मैं संभाल लूंगा। अगले दिन शाम 4 बजे अर्जुन ने मुझे गले लगाया। चिंता मत करो। वो एक बैग लेकर घर से निकल गए। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर मिनट एक घंटे जैसा लग रहा था। 6ठा अध्याय, न्याय। रात के 8 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने अर्जुन थे।
उनके साथ 2 पुलिस वाले भी थे। मैं घबरा गई। डरिए मत मैडम, एक इंस्पेक्टर ने कहा। अर्जुन जी ने सर बता दिया था, हमने आपकी शिकायत पर एक जाल बिछाया था। अर्जुन ने मुझे बैठाया और पानी पिलाया। जब मैं पार्किंग में पहुंचा तो रोहन पहले से वहां था। मैंने उसे वो बैग दिया जिसमें कागज भरे थे। जैसे ही उसने बैग खोला और मुझे धमकी देने लगा, पुलिस ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। रोहन, वो कहाँ है? जहां उसे होना चाहिए, पुलिस स्टेशन में, अर्जुन ने कहा। जी मिस्टर अर्जुन, ये एक्सटॉर्शन और साइबर ब्लैकमेलिंग का सीधा केस है। उसके फ़ोन से हमें वो सारे वीडियोस भी मिल गए हैं। अब वो कहीं नहीं बच सकता। पुलिस के जाने के बाद अर्जुन ने मेरे पास आकर बैठे। सब खत्म हो गया मीरा, वो अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। मैं उनके गले लगकर रो पड़ी। ये खुशी के आंसू थे, राहत के आंसू थे। मुझे माफ़ कर दो अर्जुन, मैंने आपसे ये सब छुपाया। उन्होंने मेरे आंसू पोंछे। माफ़ी मत मांगो, बस वादा करो आगे से ज़िंदगी की किसी भी मुश्किल में